जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था आपकी आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती, लेकिन यदि आपने भाजपा की हाँ में हाँ मिला दी या आपने भाजपा के किसी काम को अच्छा बता दिया तो उसके बाद आप अंधभक्त कहलाते हैं, गोबर भक्त कहलाते हैं और न जाने क्या क्या शब्द इन लोगों ने चूज करके रखे हैं जो कि आप लोगों को कहेंगे। ये मैटर नहीं करता बिल्कुल भी कि आप सही बात कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बस मैटर ये करता है कि आप बीजेपी के हक में बात कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ये नाम एक ऐसा है जिसको कि पिछले दो एक दिनों में काफ़ी बार लिया गया है। कई धड़े इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, कई लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, कई लोग इज्जत से बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसमें भी कहीं ना कहीं अपना एक एजेंडा ढूंढ रहे हैं। होगा भी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर एजेंडे को अगर हम ध्यान में भी रखें तो उसके बाद भी यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मौका मिल रहा है जो कि अपने साथ एक पूरे के पूरे समुदाय को आगे लाने का काम कर सकता है, तो इसमें बुरा क्या है? सीधी सी बात ये है। क्योंकि आप देखेंगे तो कुछ एक पार्टियां तो ऐसे प्रधानमंत्री भी रख चुकी हैं जो कि किसी काम के नहीं थे, तो ऐसे में तो हम सवाल उठाना बनता ही नहीं है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ उन लिबरल गैंग्स के बारे में जो कि द्रौपदी मुर्मू के एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से बिलबिला गए हैं और पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भैया कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ ये मैटर करता है कि आपको बीजेपी ने चुना है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई 70 सालों में आज तक क्यों नहीं हुआ, और होना भी था तो सिर्फ बीजेपी के हाथ हो। मतलब खुशी भी है इस बात की कि 70 सालों में ऐसा हुआ तो सही, लेकिन दुख भी है इस बात का कि हुआ भी तो बीजेपी के हाथ हो। क्यों? जब कांग्रेस थी तो क्या उनके पास मौका नहीं था? क्या वो ऐसा नहीं कर सकते थे? वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन बात वही है कि वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर तो झांक के देखते ही नहीं थे ना। बस यही कारण है कि वो लोग ऐसे कुछ कदम उठा नहीं पाए और यहाँ पर है कि कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे। हम इस वीडियो में जानते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में और क्या कुछ है उनके गांव की खबरें, वो सब भी इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं लिबरल्स के बारे में कि उनका क्या कहना है। एनडीए ने मंगलवार 21 जून को जैसे ही झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया, तभी से उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक नेगेटिव माहौल बनाया जाने लगा है। जहां आज के मौजूदा दौर में बीजेपी के इस राजनीतिक कदम की सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने की वजह से तारीफ होनी चाहिए थी और बड़े तबके में हो भी रही है, वहीं जाति आधारित राजनीति करने वाले कुछ दल, उनके नेता और समर्थकों के साथ ही इस्लामी और वामपंथी समूह थोड़े उखड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे कदम को एक निम्नतम स्तर पर पहुंचाने के लिए भाषा, लिखने, बोलने की मर्यादा को तार तार करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। हमने ऐसे लोगों के कुछ ट्वीट्स इकट्ठे किए हैं ताकि आपको दिखा सकें कि बीजेपी के विरोध में ये सभी आदिवासी वनवासी समाज के ही विरोध में उतर आए हैं। यहाँ तक कि अब अचानक से इनकी जनजाति पहचान को ही फासिज्म से जोड़कर हल्ला मचाया जा रहा है। किसी अभिषेक सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी में वनवासी या दलित समाज की उन्नति को खारिज करते हुए लिखा कि आरएसएस या दलित या आदिवासी भी संघी हैं, इसलिए ऐसी उम्मीदवारी पर खुश होना बंद कीजिए। अब ये ट्वीट हालांकि गायब हो चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर तंज कसते हुए लिखा, एक मुस्लिम, ओबीसी, दलित, आदिवासी के रूप में आपकी पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप एक फांसीवादी पार्टी के साथ हैं या काम करते हैं। आप इन समुदायों के लिए काम नहीं करते हैं, केवल फांसीवाद को उन पर आधिपत्य जमाने में मदद करते हैं या अपनी ऐसी एक पहचान के तौर पर आप अपनी कब्र खुद खोदते हैं। रामनाथ कोविंद के बारे में अगर हम बात करें तो उनको भी इन्होंने ही चुना था एनडीए ने, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उन्होंने अपनी खुद की कब्र खोदी है, पर ठीक है, ये हिंदी के प्रोफेसर हैं, इनको ज़्यादा दिखाई देता होगा। वहीं अपूर्वानंद के ट्वीट पर सवाल करते हुए अर्बन थ्रिंक नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, तो क्या सवर्ण हिंदुओं को फांसीवादी पार्टी के लिए काम करने से छूट दी गई है, क्योंकि आपका ट्वीट केवल हाशिए की पहचान के लिए है। वहीं जेएनयू की शोध छात्रा और खुद को अम्बेडकरवादी बताने वाली दीपिका सिंह ने भी अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत को अपना पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रहा है जो कि एक रूढ़िवादी पार्टी की पसंद है, जबकि तथाकथित प्रगतिशील दल अभी भी अपर कास्ट उम्मीदवारों को चुनने में लगे हुए हैं। क्या प्रगतिशील सवर्णों के लिए एक अवधारणा के स्तर पर ही प्रतिनिधित्व करना इतना कठिन हो चुका है? बाद में एक दूसरे ट्वीट में लोगों की ओर इशारा करते हुए दीपिका ने लिखा कि वो भी आरएसएस की कठपुतली होगी और आदिवासी समुदाय के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करेंगी। मुझे पता है दोस्तों, इसलिए मैंने दुर्भाग्यपूर्ण शब्द का उल्लेख किया। मेरा कहना था कि एक आदिवासी को भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति बनने में 70 साल नहीं लगने चाहिए थे और वो भी भाजपा द्वारा चुना गया। अभी कुछ देर आप लोग रुकेंगे तो मैं आपको द्रौपदी मुर्मू के गांव की स्थिति बताऊंगा, जो ये मैडम यहाँ पर कहती हुई दिखाई दे रही है ना कि भाई ये क्या ही विकास करेंगे, आदिवासियों का कुछ भला नहीं कर सकती हैं। तो अभी थोड़ी देर रुकिए, हम लोग जरा ये ट्वीट्स पहले देख लें, उसके बाद हम उनके गाँव की कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि उनकी गाँव किस कंडीशन में। इसके बाद वहीं किसी दलित लेनिनवादी विचारक अपने नाम से जोड़े हुए अनुभव सिंह नामक ट्विटर यूजर ने लिखा कि द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट उम्मीदवार के रूप में चुनकर भाजपा ने हाशिए पर खड़े समुदाय को बिना कोई राजनीतिक शक्ति प्रदान किए, बिना एक समान हिंदू पहचान को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों में एक रिप्रेजेंटेटिज्म की राजनीति में महारत हासिल करी है। फिर भी ये देखा जाता है कि क्या इस तरह के झांसे को उन लोगों द्वारा उजागर किया जाएगा जिनके निशाने पर ऐसी पार्टियां हैं।
देखिए, दर्द होता है ये साफ दिखाई देता है इन लोगों के शब्दों में। वहीं एक और दूसरे ट्वीट में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनुभव सिंह ने लिखा कि हालांकि ये सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं है, क्षेत्रीय राजनीति भी मायने रखती है। वो ओडिशा से ताल्लुक रखती हैं, जो कि 22.5% आदिवासी आबादी वाला राज्य है, जहां दशकों से उच्च जाति पटनायक परिवार का वर्चस्व है। एक ऐसा क्षेत्र जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। वहीं तीसरे ट्वीट के थ्रेड में अनुभव सिन्हा ने लिखा कि हिंदुत्व अब बहुस्तरीय है और इसे जिस तरह से कई क्षेत्रीय पहचानों और उनकी अनूठी राजनीति के साथ तालमेल बिठाना है, इससे ध्यान हटाता है। यही इसकी सफलता की कुंजी भी है, जबकि हम बाइनरीज में फंसे रहते हैं जो केवल एक बाहरी परत मात्र है। अनुभव सिन्हा के ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए अनुराग वर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि यही कारण है कि किसी भी पहचान का व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व ज़्यादा मायने नहीं रखता। ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन समुदाय के लिए शायद ही कभी होगा। शायद हर क्षेत्र में केवल सांकेतिक या फिर यूँ कहें रिप्रेजेंटेटिव के बजाय एक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन की मांग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बता दें कि ऐसे 2-4 नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं जिन्हें द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी में आदिवासी, वनवासी या जनजाति समुदाय का हित नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं उन्हें खारिज करने और आलोचना में ही लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए अब वहाँ सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक एजेंडा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषित होने के बाद मुर्मू ने 22 जून सुबह मंदिरों के दर्शन किए। ओडिशा के मयूरभंज में रायरंगपुर जगन्नाथ मंदिर गईं, फिर वहां से वो शिव मंदिर पहुंची और इसके बाद उन्होंने आदिवासी पूजा स्थल जाहिर जाकर भी आशीर्वाद लिया। वहीं एनडीए द्वारा मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उनके Z+ सिक्योरिटी भी मिल गई है। साथ ही एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो उनके नाम राष्ट्रपति पद के लिए भेजे जाने पर उनके मंदिर जाने के क्षण को गौरवान्वित करने वाला क्षण कह रहा है और उनके हिंदू छवि को दिखाकर अभी से अपना राष्ट्रपति भी उनको मान चुका है, जबकि अभी चुनाव होना बाकी है। लेकिन बात वही है कि जब इंसान काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक तौर पर ईश्वर से जुड़ा होता है तो फिर वो मौका नहीं देखता। अब इसी के साथ उनकी जब बेटी से बात करी गई थी तब इतिश्री ने बताया था कि शाम को एक कॉल आया, शायद प्रधानमंत्री मोदी का था। उन्होंने जो भी कहा लेकिन माँ उसके बाद चुप हो गई, आंखों में आंसू थे और कुछ भी वो बोल ना सकी। थोड़ी देर बाद बस धन्यवाद कह पाई और वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से। हालांकि भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री ने बताया कि महज 15 सेकंड का ये कॉल था। द्रौपदी ने कहा कि ये क्षण मेरे आदिवासी और महिलाओं के लिए ऐतिहासिक है। बाद में इतिश्री ने बताया कि माँ ने उनसे कहा कि ये सपने जैसा है, झोपड़ी से सरोज पद तक का दावेदार बनने तक का सफ़र सिर्फ सपना ही हो सकता है। आदिवासी समुदाय के लोग ऐसा सपना तक नहीं देख सकते। जाहिर सी बात है काफ़ी सारे इमोशंस भी यहाँ पर जुड़े हुए थे इस बात के साथ में, लेकिन लोग हैं, चाहे हम लिबरल्स की बात करें, चाहे कुछ ऐसे लोगों की जो खुद को लिबरल तो नहीं कहते लेकिन उनकी सोच और विचारधारा कुछ ऐसी है, बस वही लोगों को बुरा लग जाता है। वहीं अगर हम उनके गाँव की बात करें तो इस गांव की स्थिति के ऊपर अब कई सारी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं और इन रिपोर्ट्स के अनुसार इस गांव में जो उनका गांव है वहां पे करीब 300 घर हैं जिसमें करीब 6000 की आबादी रहती है। गांव पूरी तरह से डिजिटल है। ग्रामीणों के अनुसार ये विकास द्रौपदी मुर्मू के ही देन है। अब गाँव वाले तो झूठ बोलेंगे नहीं। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी की घोषणा होने के बाद से इस गाँव में खुशी का माहौल है। ग्रामीण खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग अपने गाँव की बेटी को अभी से राष्ट्रपति मान चुके हैं। वहीं कचेक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दिन गाँव का बच्चा बच्चा अलग ही रंग में दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों के लिए ये पल किसी उत्सव से कम नहीं है। मेले जैसा नज़ारा है। हर चौक चौराहों पर केवल यही चर्चा हो रही है कि अपने घर की बेटी देश की राष्ट्रपति बनने वाली है। स्थानीय लोग द्रौपदी मुर्मू से बहुत प्यार करते हैं। इसकी वजह द्रौपदी मुर्मू का हर विषम परिस्थितियों में उनके साथ खड़े रहना भी है। वो अपने गांव वालों को अपना परिवार समझती है। अपने पति और अपने बेटों की मौत के बाद उन्होंने कभी भी खुद को अकेला नहीं समझा। एक महिला जिसके पति और बेटे इस दुनिया के में ना रहे हों उसको खुद को कमज़ोर समझने लगती है, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमज़ोरी की जगह ताकत बताया। अपने ससुराल की ज़मीन शिक्षण संस्थानों के नाम दान कर दी। मौजूदा वक्त में इस ज़मीन पर छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल के साथ साथ एक स्कूल के नाम पर शिक्षण संस्थान संचालित हो रहा है, जिसमें करीब 70 बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ अपने पति और बच्चों की याद में प्रतिमा भी स्थापित करवाई। रेवती नंदी कहती हैं कि वो मुझे मौसी बुलाती हैं, अपने घर की बेटी हैं। जब भी आती हैं हम लोगों से मिला बिना नहीं जाती, घर में बैठकर खाना भी खाती हैं। काफ़ी विनम्र स्वभाव की हैं हमारी द्रौपदी। 50 साल की सरोमनी कहती है कि मेरा गांव तो डिजिटल है, यहाँ पर सबका बैंक में खाता भी है। खेती बाड़ी के लिए कर्ज घर बैठे मिल जाता है। हम लोगों के घर में पानी की पाइपलाइन और शौचालय भी हैं। गरीबों के लिए PM आवास हैं। ये सब द्रौपदी की ही देन है। वहीं सत्यजीत गिरी बताते हैं कि साल 2000 के आसपास हमारे गाँव आने में काफ़ी परेशानी होती थी। द्रौपदी मुर्मू ने 2003 में पुल बनवा दिया। अब गाँव से बाहर जाने में कोई परेशानी नहीं होती। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली राज्यपाल भी रही। उनका जन्म ओडिशा के आदिवासी जिले मयूरभंज के बैदापोसी गांव में हुआ था। 1997 में वो रायरंगपुर से बतौर पार्षद जीती थी। इसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। साल 2000 और 2009 में वो रायरंगपुर से विधायक भी चुनी गई थी और इसके बाद से ही देखिए क्या माहौल बन चुका है। एक तरफ जहाँ हम लोग ऐसे उम्मीदवार की बात कर रहे हैं जो कि अपने आप में
कुछ ऐसा अलग करके आए हैं जो कि बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए काम है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जो एक विपक्ष ने उम्मीदवार चुना है, वो उनको शायद इसलिए चुना गया है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलते रहते हैं। खैर, आप लोगों का लिबरल्स की इन बातों के ऊपर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।